दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं मोहम्मद शाकिब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट। आज इस वीडियो के जरिए मुझे अपने मुस्लिम समाज को कहना है, उन्हें बताना है कि भारत में हम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, जो हमारे समाज की दुर्गति दुर्दशा की जा रही है, उसका असल जिम्मेदार, उसका गुनहगार कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हमारा खुद का समाज, या फिर पूरे भारत के सैकड़ों वो राजनीतिक दल के लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो हर छोटे बड़े चुनाव में हम मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का डर दिखा करके हमारा वोट हासिल करते हुए सत्ता पे काबिज होते हैं। वो लोग मूवमेंट के लोग अपने मुस्लिम समाज से हर छोटे बड़े चुनाव में नाराजगी के बटन, ईवीएम मशीन के आखिरी बटन, नोटा बटन को वोट करने की अपील क्यों करते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी नहीं हटाई गई अब तक, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में भी मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी को तय नहीं किया गया अब तक, क्योंकि माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया अब तक, क्योंकि हम मुसलमानों के धर्म में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, हमें तरह तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक नए नए कानूनों को ला करके पास कराती जा रही है, क्योंकि हम मुसलमानों के दाढ़ी टोपी नकाब को देख करके पूरे भारत में हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। और हमारी इतने अहम बुनियादी समस्या और मुद्दों पर आज कोई भी राजनीतिक दल का नेता बोलने को तैयार नहीं है, सड़क पर निकलने को तैयार नहीं है, संसद में खड़े होकर इस आवाज को उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए मूवमेंट के लोग अपने मुस्लिम समाज से नाराजगी के बटन, नोटा बटन को वोट करने की अपील करते हुए कहते हैं कि आप उन सभी राजनीतिक दलों को अपनी नाराजगी जताइए नोटा बटन के जरिए। साथियों, 2014 जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकार बनी है, तब से हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक खौफनुमा सी बेचैनी पैदा हो गई। ये सब हम देख रहे हैं, और ये बेचैनी बेवजह नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकार ने हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत का नारा देकर के केंद्र की सत्ता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकार ने हम मुसलमानों के लिए एक नफरती सोच बना रखी है कि वो भारत में मुसलमानों के ऊपर जितना बढ़ चढ़ कर, जितना ज्यादा जुल्म अत्याचार करेंगे, तो उन्हें भारत की सत्ता में बने रहने के उतने ही बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसी सोच के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कुछ संगठनों के जरिए हम मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार करवाने से बाज नहीं आ रही हैं, और खुद हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने से बाज नहीं आ रही हैं। आज पूरे भारत में हम मुसलमानों की घेराबंदी करने के लिए एक तरफ आजम खान के जैसे कद्दावर नेता को बकरी चोरी, लूट के जैसे झूठे मुकदमों में फंसाकर सालों साल के लिए जेल में डाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज के हौसले हिम्मत को तोड़ने के लिए, उनके मनोबल को गिराने के लिए हमारे ही समाज के कई माननीयों को न्याय की अभिरक्षा में मारा और मरवाया भी जा रहा है। ये भी हम सब देख रहे हैं। साथियों, 2014 जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकार बनी है, तब तो उसने हम मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक, यूसीसी, CAA, वक्फ संशोधन जैसे कई कानूनों को ला करके पास करा दिया है। ये कानून हमारे खिलाफ कैसे पास होते जा रहे हैं, हमारे आम मुसलमानों को गहराई में जाकर के इसके ऊपर सोचना होगा, क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 तक तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी बिल को लोकसभा से पास करा सकती थी, पर राज्यसभा से नहीं। और जब उसने वक्फ संशोधन बिल को ला करके पास कराया है, तो उस वक्त वो लोकसभा से कमजोर हो चुकी थी। उसके बावजूद उसने हमारे समाज के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल को भी ला करके पास करा दिया। ये बिल हमारे समाज के खिलाफ इसलिए पास होते जा रहे हैं कि पूरे भारत में सैकड़ों वो राजनीतिक दल हैं जो आज, जिनका वजूद हम मुसलमानों के वोटों के दम से है, जैसे समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी पार्टी, टीआरएस पार्टी, एनसीपी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस पार्टी, अकाली दल, आप पार्टी वगैरह वगैरह के सैकड़ों दलों के नेताओं ने जब हम मुसलमानों की पीठ पे छुरा घोंपते हुए भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा बनकर पर्दे की आड़ से उन सारे के सारे बिलों के समर्थन में वोट किया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के खिलाफ इन बिलों को पास कराने में कामयाब हो पाई। नहीं तो साथियों, इस बात को गांठ बांध लीजिए, न बीते हुए कल में भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के खिलाफ किसी भी बिल को पास करा सकती थी, और न ही आज किसी भी बिल को पास करा सकती है। इस बात को गांठ बांध ले हमारा आम मुसलमान। साथियों, हम मुसलमानों के खिलाफ भारत में आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकारें हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों वो राजनीतिक दल के नेता हैं जो हम मुसलमानों के वोट से बीडीसी, पंचायत प्रधान, जिला पंचायत सभासद, मेयर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा मेंबर बनते हैं, सत्ता पे काबिज होते हैं, और उसके बदले में वो हमारे समाज को क्या देते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी देती है आजम खान, स्वर्गीय अहमद हसन खान कुछ आयोग, कांग्रेस पार्टी देती है गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद कुछ आयोग, बहुजन समाज पार्टी देती है नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ आयोग, वगैरह वगैरह। और ये हमारे समाज से कहते हैं कि ये 4 से 10-20 लोग
पूरे मुस्लिम समाज का विकास और सम्मान है। और हमारे समाज के भोले भाले लोग इन्हीं 4, 6, 10, 20 लोगों के विकास और सम्मान को अपना विकास और सम्मान समझ के खुश होने लगते हैं। मैं अपने समाज के खुश होने वाले उन लोगों से और उन राजनीतिक दलों से समझना चाहता हूं कि 4, 6, 10, 20 लोगों के विकास को 20 करोड़ मुसलमानों का विकास कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए। 4, 6, 10, 20 लोगों के सम्मान को 20 करोड़ मुसलमानों का सम्मान कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए। और अगर इन 4, 6, 10, 20 लोगों ने हम आम मुसलमानों के लिए कुछ किया होता तो भारत में आज हमारा आम मुसलमान इस बेचारगी में जीने को क्यों मजबूर है? क्यों 2005 और 2006 में माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन और माननीय सच्चर कमेटी की जांच कमेटियों ने अपनी अपनी जांच रिपोर्टों में ये साफ साफ कह दिया है कि भारत में मुसलमान बद से बदतर हालत में जीने को मजबूर है, बल्कि दलित से भी बदतर हालत में जीने को मजबूर है। वो क्यों ऐसा कह रही हैं? साथियों, हमारे समाज को समझना होगा अपनी ताकत को और उन राजनीतिक दलों की ताकत को। हमारे प्यारे भारत देश में लोकतंत्र है, यहाँ वोट की ताकत से सब होता है। यहाँ नेशनल लेवल का जब चुनाव होता है तो हम मुसलमानों को 14% वोटर बताकर हम मुसलमानों को कमज़ोर होने का एहसास कराया जाता है, जबकि हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि पूरे भारत में 543 लोकसभा की सीटें हैं और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जहां पर हम मुसलमानों को 20% वोटर बताया जाता है। जब हम 20% वोटर 10% यादव समाज से जुड़े उत्तर प्रदेश के अंदर, तब यहाँ 4 बार समाजवादी का मुख्यमंत्री हुआ। जब हम 22% दलित समाज से जुड़े, तब यहाँ 3, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की बहन जी मुख्यमंत्री मायावती जी बनी। जिस दिन उनका 19% अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस में ही जाएगा, क्योंकि वो किसी भी दलित और ओबीसी की लीडरशिप को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेगा, वो सीधा कांग्रेस में जाएगा। और जब हम उस 19% से जिस दिन जुड़ेंगे तो उस वक्त यहाँ कांग्रेस की हुकूमत होगी। कहने का मतलब ये है कि हम आम मुसलमान लोग अपनी ताकत को पहचाने कि उत्तर प्रदेश में अगर हम मुस्लिम वोटर 20% अपने वोटों के दम पे अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे वोटों के बगैर उत्तर प्रदेश के बड़े दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती हैं। ये है हमारे समाज की ताकत, ये है हमारे आम मुसलमानों की ताकत कि हम जिता तो किसी को नहीं सकते, हरा हर किसी को सकते हैं, हार का डर हर किसी राजनीतिक दल को दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह मुंबई महाराष्ट्र में हम मुस्लिम वोटर 18% सीटें हैं 48। पश्चिम बंगाल में हम 27% मुस्लिम वोटर हैं और सीटें हैं 42। बिहार में भी हम मुस्लिम वोटर 18% हैं और सीटें हैं 40। केरला में हम मुस्लिम वोटर 36% हैं और सीटें हैं 20। आसाम में हम 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और सीटें हैं 14। कश्मीर में हम ही हमें और सीटें हैं 5। इस तरह से भारत के 29 राज्यों में से केवल 7 राज्यों की 249 सीटों पर हम मुसलमान लोग उत्तर प्रदेश वाली ताकत रखते हैं। बाकी के बचे 22 राज्यों में अगर प्रति राज्य 2 सीटों पर यही ताकत रखते हैं तो दोनों को मिला देने से 293 सीटें हो जाती हैं, जहां पर हम मुसलमान लोग उत्तर प्रदेश वाली ताकत रखते हैं कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, जबकि सेंट्रल की सत्ता की कुंजी 272 पे मिलती है। जरा सोचिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत के बारे में सोचिए, इसके ऊपर मंथन करिए। साथियों, हमारे समाज को यह जानना होगा, समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जब भारत की राजनीति में कमजोर पड़ने लगी तो उसने छोटे छोटे दलों को मिलाकर के 1998 में यूपीए का गठन किया और कांग्रेस पार्टी को देख करके 2004 में छोटे छोटे दलों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का गठन किया। और उस 98 से लेकर के इस 26 तक, इन 28 सालों में सेंट्रल की सत्ता में या तो एनडीए की सरकार बन रही या फिर यूपीए की सरकार बन रही है। ना ही कांग्रेस और ना ही भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे सरकार बना पा रहे हैं। यानी कि इन 28 सालों में सेंट्रल की सत्ता का वजूद इन स्टेट लेवल के दलों के दम पर है, ये क्षेत्रीय दलों के दम पर है। और इन स्टेट लेवल और क्षेत्रीय दलों के जो वजूद है वो हम मुसलमानों के वोटों के दम से है। जरा सोचिए कि इस तरह से सब कुछ हम मुसलमानों के हाथ में होने के बावजूद हम भारत में बेसहारा यतीमों की तरह जीने को मजबूर हैं, जुल्म अत्याचार झेलने को मजबूर हैं, मॉब लिंचिंग खाने को मजबूर हैं। साथियों, मूवमेंट के लोगों का मुकम्मल तौर पर मानना है कि जिस दिन हमारे आम मुसलमानों ने हराने वाली, सबका खेल बिगाड़ने वाली अपनी इस ताकत को पहचानते हुए नाराजगी के बटन, ईवीएम मशीन के आखिरी बटन, नोटा बटन को हथियार बनाकर
किसी एक चुनाव की प्रधानी, सभासदी, मेयर, विधायिका, सांसदी में अपने अहम और बुनियादी मुद्दों और समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए नाराजगी के बटन, ईवीएम मशीन के आखिरी बटन, नोटा बटन को अपना सारे का सारा वोट दे करके उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हरा दिया, तो आपके इस कारनामे से उन सभी राजनीतिक दलों के अंदर मुसलमानों के वोटों को लेकर के खौफ पैदा हो जाएगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक जगह का मुसलमान जाग चुका है, कहीं ऐसा ना हो एक जगह के बाद एक शहर का मुसलमान जाग जाए, एक शहर के बाद एक स्टेट का मुसलमान जाग जाए, एक स्टेट के बाद अगर कहीं सारे देश का मुसलमान जाग गया तो फिर उन राजनीतिक दलों का क्या होगा। इस डर से उन राजनीतिक दलों के अंदर भगदड़ मच जाएगी, हलचल मच जाएगी। मुसलमानों के हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक सबसे पहले लड़ने की होड़ लग जाएगी उन राजनीतिक दलों में। और जिस दिन हम और आप ये कारनामा करने में कामयाब हो गए, उस दिन मुसलमानों की हर समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि यही वो राजनीतिक दल के लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। यही वो राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके दम पर हमारे खिलाफ इन काले कानूनों को ला करके पास कराया गया है, हमारे ऊपर सर पे लादे गए ये काले कानून। यही वो राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है। यही वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो 28 साल से सेंट्रल की सत्ता पे हावी हैं। यही वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटवाकर ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी को तय करवाकर माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाकर मुसलमानों की बदहाली को दूर करवा सकते हैं। यही वो राजनीतिक दल हैं जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ कानून पास कराए हैं, उनमें संशोधन करवा करके हम मुसलमानों को राहत दिलवा सकते हैं। यही वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो आज पूरे भारत में हम मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, नकाब को देख करके हमें टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उस पर सख्त कानून बनवा कर हम मुसलमानों को इंसाफ दिलवा सकते हैं। इन्हीं राजनीतिक दलों की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई है। इन्हीं राजनीतिक दलों पर हमको नोटा का डर दिखा करके दबाव बनाना होगा। इन्हीं राजनीतिक दलों को नोटा का डर दिखा करके मजबूर करना होगा। इन्हीं राजनीतिक दलों को नोटा का डर दिखाकर अपनी हर समस्या का हल इन्हीं से ही करवाना होगा। इन्हीं राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना होगा। साथियों, भारत में आज आप किसी मुस्लिम संगठन से, किसी मुस्लिम लीडर से, किसी छोटे बड़े मौलाना से, किसी आम मुसलमान से अगर आप एक सवाल करते हैं कि बताइए भारत के अंदर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने मुसलमानों के भले के लिए कुछ किया हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे के सारे लोग एक साथ एक सुर में बोलेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने मुसलमानों का भला किया हो। तो फिर आप बताइए, उस मुस्लिम लीडर का, उस मुस्लिम संगठन का, छोटे बड़े मौलाना का और हर आम मुसलमान का राजनीतिक प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है नोटा बटन के सिवाय? क्या फिर उन्हीं धोखेबाज जालसाज राजनीतिक दलों को बिना कंडीशन केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करके मुसलमानों की बढ़ती हुई बर्बादी के ताबूत में एक किला और ठोक दिया जाए? या फिर मूवमेंट की अपील पर उन सभी राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए नाराजगी के बटन, ईवीएम मशीन के आखिरी बटन, नोटा बटन को वोट करके उनको सबक सिखाया जाए? मुसलमानों के वोटों के बिना उनकी हैसियत क्या होगी, उनको ये बताया जाए। मुसलमान बर्बादी के कगार पर जा चुका है, बर्बादी की बारी अब उन राजनीतिक दलों की है, उनको ये पैगाम दे दिया जाए नोटा बटन के जरिए